हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछले क्लास में जो है डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम माने साम्यावस्था क्या होती है, और साम्यावस्था के गुण को भी देख लिया था, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लिया था। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा टॉपिक है। ये क्या होता है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस लेक्चर में, इस क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो हमने यहां पर a प्लस बी और यहां गिव्स c प्लस डी कोई इक्वेशन ले लिया। a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, हमने कोई इक्वेशन ले लिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करने लग जाएं, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल a, यहाँ आ जाएगा स्मॉल b, यहाँ आ जाएगा स्मॉल c और यहाँ आ जाएगा स्मॉल d। सिंपल, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, बैलेंस कर लिया इनको। तो यहाँ a की स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्मॉल a, b की स्टोइकियोमेट्री स्मॉल b एंड सो ऑन। इनकी भी स्टोइकियोमेट्री उनके बगल में लिखी हुई है। स्टोइकियोमेट्री माने जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, तो जो आप अपने तरफ से नंबर लिखते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्री की हिंदी भी स्टोइकियोमेट्री होती है, उसकी दूसरी कोई हिंदी नहीं होती। तो अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, साम्य स्थिरांक पर बात करनी है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, रिएक्शन रिवर्सिबल दिखाया है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन दोनों तरफ होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन जिस स्टेट पर इक्वल हो जाती हैं एंड कंसंट्रेशन दोनों तरफ का इक्वल हो जाता है, उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। तो साम्यावस्था पर इस रिएक्शन में जो स्थिरांक आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम कौन से रिएक्शन लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले यहां पर हम बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना भाई। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा होगा ए बी से सी डी बनेगा। तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम रेट लॉ लगाएं तो रेट लॉ में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो डिपेंड करेगी, तो यहाँ इक्वल अगर लगाएंगे तो कांस्टेंट भी लगा देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा के, ठीक है ना। क्योंकि रेट कांस्टेंट है, अगर यहाँ प्रोपोर्शनल लगाते तो ये कांस्टेंट ना लगाते, तो सीधा दिखाते कि इससे कंसंट्रेशन एंड इससे कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करती है, यानी इन दोनों के सांद्रताओं पर ये क्या करती है, निर्भर करती है। लेकिन हमने प्रोपोर्शनल हटाया, जहाँ कांस्टेंट भी लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए की सांद्रता, और जो स्टोइकियोमेट्री कहाँ चली जाएगी, पावर में चली जाएगी, इनटू बी की सांद्रता, बी की पावर भी हो जाएगी। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहां हो जाएगा हमारा आर बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जिस प्रकार ये था उसी प्रकार ये। अब बैकवर्ड में क्या होगा, इससे ये बनेगा, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पर दोनों तरफ की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट आर एफ इज इक्वल टू होता है आर बी। तो आर एफ एंड आर बी की वैल्यू हम यहां से अगर उठा के रख दें और सॉल्व करें तो हमें एक दूसरा कांस्टेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं आर एफ की वैल्यू हमारी क्या है, के। आर एफ इक्वल टू के, इसको एफ मान लो
और इसको B मान लो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ हो जाएगा KF इंटू A की पावर A इंटू B की पावर हो जाएगी B इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, इसी तरह से KB इंटू C की पावर C एंड D की पावर क्या आ जाएगी, D आ जाएगी। अब यहाँ K को एक तरफ कर लीजिए और इसको एक तरफ कर लीजिए, तो इसी को हम R करके लिख सकते हैं KF अपॉन KB इज इक्वल टू आ जाएगा, एक KF अपॉन KB है, ध्यान रखिए KF अपॉन KB, इसके अपॉन में ये वाला B चला आया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF अपॉन KB इज इक्वल टू, KB इधर लाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू B की पावर क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी को हम इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या, 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ जो KF अपॉन KB है, ये एक रेशियो मिल रहा है, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बोलते हैं। तो कहेंगे चूंकि जो हमारा KF अपॉन KB है वो क्या हो गया, एक पूरा पूरा K हो गया, तो अब यहाँ पूरा पूरा K रख सकते हैं, तो इसी को हम R करके लिख सकते हैं K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू कंसंट्रेशन D की पावर D अपॉन में आ जाएगा A की पावर A इंटू B की पावर B। तो इस इक्वेशन में ये कंसंट्रेशन C की पावर C है और ये D की पावर D है। तो इस इक्वेशन में जो हमारा K है, K दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसी को साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, साम्य स्थिरांक का डेरिवेशन किया है कि साम्य स्थिरांक अगर आपको लिखना हो किसी रिएक्शन के लिए तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे K बराबर इनका कंसंट्रेशन अपॉन इनका कंसंट्रेशन, यही होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हमने प्रूव किया है। इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स।